जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके की इम्पोर्टेंट दोस्तों 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आप लोग आगामी आने वाले झारखंड में सुपर एग्जामिनेशन, आप लोग जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन और आप लोग को आने वाले फॉरेस्ट रेंजर के एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया था कि अगस्त में और झारखंड मिलिट्री सुपरवाइजर एग्जामिनेशन होगा, तो निश्चित रूप से होगा। ठीक है, कभी भी आप लोग जेसीसी के द्वारा नोटिस जारी करके बतला दिया जाएगा, ठीक है, कि आप लोग की एग्जामिनेशन कब होने वाला है ना। और बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि सर एग्ज़ाम होगा तब ही हम तैयारी करेंगे। तो देखिए, जिसको लगता है एग्जामिनेशन होगा वो तैयारी करे, और जिसको नहीं लगता है वो नहीं तैयारी करे। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट देख के तैयारी करता है वो कभी पढ़ने वाला स्टूडेंट होता ही नहीं है। ठीक है, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट वही होता है जो फॉर्म भर दिया और तैयारी में ही लग जाता है, वो पढ़ने लिखने वाला होता है। ये नहीं कि एग्ज़ाम डेट घोषित करेंगे उसके बाद पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर जब सिलेक्शन नहीं होगा, जो पढ़ने वाला सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद बोलेगा कि ये हो गया, सेटिंग हो गया, गेटिंग हो गया, ये दिस डेट है ना। इसलिए जो पढ़ने लिखने वाला रहता है वो इस तरह का बात ही नहीं करता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय आप लोग को दिया जा रहा है, आप लोग के और भले के लिए हो रहा है। आप लोग बताए भी थे जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग को बोल देंगे एक सप्ताह बाद एग्ज़ाम ले लेंगे, आप लोग पहले से तैयारी करके रहिएगा, तब तो आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे कर पाइएगा। पढ़िएगा नहीं, उसके बाद बोलिए एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा, एग्ज़ाम भी दे लीजिए, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका सरकार को दोष दीजिए कि सरकार ऐसी है वैसी है, रोज़गार नहीं देती है। तो सरकार के सबको घर घर जाकर रोज़गार नहीं दे सकती है। ठीक है, उसके लिए आप लोग पढ़ना होगा। आप लोग को आज से नहीं, आप लोग पिछले 8 से 10 महीना से आप लोग को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जागने की नाम नहीं ले रहे हैं। जो जागे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन 100% होगा। जो नहीं पढ़ेंगे उसका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा? कितनों भी उसको घोल के पिला दिया जाए लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आज जीके का सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। जो जितने आप लोग क्वेश्चन लेके आते हैं ये आप लोग सिलेबस बेस्ड रहता है। झारखंड के किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा रहता है, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है वही लेके आते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं। ठीक है, और यही सब प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? और सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय ये कोलकाता में है। कोलकाता दोस्तों ये आप लोग का पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है ना। और दोस्तों भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय आप लोग कोलकाता हो गया। और दोस्तों देखिए यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्त निवेश संस्था थी, जो कि 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक ये संचालित थी। ठीक है, और ये भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, उद्देश्य इसका है परियोजना वित्त के लिए सावधि ऋण सहायता, लघु अवधि के गैर परियोजना समर्पित वित्त पोषण, कंपनियों की कार्यशील पूंजी आदि, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को दिया हुआ है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे? देखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अमीर खुसरो किस शासनकाल से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन में तो आप लोगों को जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन दिया हुआ कि जिसके शासनकाल से अमीर खुसरो जी संबंधित होंगे, और एक नहीं है, वो आप लोगों को चूज करके बताना। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन में आप सभी को दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, बी में दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में दिया हुआ इब्राहिम लोदी, एंड डी में दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए कौन से शासनकाल से अमीर खुसरो जी संबंधित नहीं हैं? तो देखिए इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो कि ये संबंधित नहीं है। ठीक है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो का मूल नाम की बात करते हैं, है ना। अमीर खुसरो की मूल नाम की बात करते हैं, इसका मूल नाम था मोहम्मद हसन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन।
ठीक है। और देखिए खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था, ठीक है। और संगीत के क्षेत्र में राग यमन उनकी ही देन है। उस जगह राग यमन किसकी देन है, तो ये अमीर खुसरो का ही देन है ना। और कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, लेकिन 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखवाज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। तबले का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने ही, ठीक है। देखिए आप लोग को 20 क्वेश्चन रोज बताएंगे, लेकिन आप लोग को इसमें 20 क्वेश्चन ये आप लोग का रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप लोग का 100 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसके संबंध है। कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों काकोरी कांड में ये सम्मिलित थे, है ना। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा था, ठीक है। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया था और 17 लोगों को सजाएं सुनाया गया था और 4 का आजीवन कारावास और 4 क्रांतिकारियों को राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, असफ फाकुल्ला खा हो गया, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः देखिए आप लोग गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी जो कि वर्तमान इलाहाबाद है, गोंडा में इस सबको फांसी दिया गया था, है ना। ये सब भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को प्रश्न के अलावे भी एक प्रश्न 4 से 5 से और 6-7 प्रश्न आप लोग को क्लियर होते चला जा रहा है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आप लोग का 18 से 20 मिनट के वीडियो आप लोग का 100 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखना ना भूलिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, या फिर सिमदिया बी आर अम्बेडकर, या फिर डीम दिया सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा भीम आर अम्बेडकर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ही तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, है ना। देखिए और जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोरों पर था, तब लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला कि भारत को अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जो भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार कर सके। इंग्लैंड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन की योजना स्वीकार कर ली और प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों देखिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को आप लोग का प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो कि देखिए 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला था, तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में चला था, है ना। एंड हम लोग बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए आप लोग का 7 सितंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था, है ना। देखिए और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये आप लोग का कब 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ था, ठीक है। तो सब डेट का आप लोग याद कर लीजिए कि सबसे प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो 4 का हम लोग का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है।
देखिए आप लोग जीके है ना, जीके प्रश्न पूछा जाए तो पंचायती राज हो गया, सामुदायिक विकास हो गया, राज्य राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, भाषा हो गया, सबसे 100% प्रश्न रहता है। ये सब टॉपिकों को देख लेना है आप लोग। सारा टॉपिकों को क्लास हम करवा चुके हैं, उसका आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है। तो देखिए पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर ग्राम सभा। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग की बात करते हैं, ये आप लोग का ग्राम सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? ग्राम सभा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय सुशासन की एक प्रणाली है, सिस्टम है ना। और देखिए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था। कब? 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था और समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया था। और समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया था, जिसमें से आपका पहला हो जाएगा जिला स्तर पे जिला परिषद, सेकेंड में आपका आ जाएगा प्रखंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पे आप लोग का पंचायत समिति, एंड थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में ये आप लोग का हो जाएगा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती और राज संस्थाओं का जिक्र किया था और इन्हीं का भी नियम लागू हुआ है, ठीक है। किसका? बलवंत राय मेहता समिति का, राइट। नेक्स्ट चलिए आप लोग देखिए, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, उच्चतम न्यायालय देता है, राष्ट्रपति देता है या फिर स्पीकर देता है? बताइए, भारत में जो भी नए पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, राजनीतिक दल बनती है, उनको अनुमति कौन देता है? तो ये जाहिर सी बात है, कौन देता है? तो ये आप लोग का इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग देती है, ठीक है। कौन देती है? चुनाव आयोग देती है, ठीक है। देखिए भारत निर्वाचन आयोग, जिसे कि चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। देखिए इसको आप लोग एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, संविधान, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित बात किया गया, ठीक है। चुनाव का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन का यानी कि चुनाव का जिक्र किया गया। और जो ये चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 7 नंबर में, है ना, 7 नंबर में प्रश्न देखिए आप लोग, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? बताइए, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? धार्मिक निकाय के लिए, सजातीय समूह के लिए, स्त्रियों के लिए या फिर नागरिकों के लिए? तो ये आप लोगों को बता देना चाहिए, नागरिकों के लिए, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना नागरिकों के लिए है, ठीक है। और देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और सिद्धांतों को परिभाषित करता है, इसमें आप लोग का समान नागरिक संहिता शामिल है। अनुच्छेद 44 में यह उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो और समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य होगा, ठीक है। ये आप लोग का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र किया गया है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? बताइए,
ध्यान से आप लोग प्रश्न को सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप लोग का किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी किया जाता है तो उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नरसिम्हन कमेटी 1 संबंधित है निम्नलिखित, बताइए किससे संबंधित? उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना सुधार, या फिर सिंधिया योजना कार्यान्वयन सुधार, या फिर बैंकिंग संरचना सुधार। तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरसिम्हा समिति प्रथम के अनुसार मौद्रिक नीति के उपकरण को नीचे लाया जाए और भारत में 4 स्तरीय बैंकिंग हो, जिसमें से पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय हो, और सेकेंड में आपका राष्ट्रीय स्तर का हो, और थर्ड में आपका जिला स्तर के हो, और फोर्थ में आपका ग्राम स्तर में। ठीक है, इसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? बताइए, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? मनरेगा, PMGSY, PMSSY, AMRUT। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को डी नंबर ऑप्शन, जो कि और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए AMRUT की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल मिशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार शहरों के विकास के लिए अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 शुभारंभ किया है। ठीक है, इसीलिए आप लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम बढ़ते हैं। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? बताइए, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, या फिर सेबी द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा, है ना। तो देखिए मौद्रिक नीति के जरिए ही केंद्रीय बैंक महंगाई पर अंकुश और सिस्टम में पैसे की आपूर्ति घटाता बढ़ाता है, और इसी प्रकार से राजकोषीय नीति का मकसद आर्थिक विकास है। राजकोषीय का नीति का क्या मकसद है? तो यह आर्थिक विकास है ना। देखिए सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितना रखा गया है? 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले देखिए दोस्तों, जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, आप लोग चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, है ना, साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे और सोशलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, और चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करें, इन सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है। और दोस्तों 100% दोस्तों आप लोग का क्लास नोट्स से ही आप लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो भी आप लोग सिलेबस SSC के द्वारा दिया गया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया सारा आप लोग का सिलेबस A to Z आप लोग इस नोट्स में देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से, अच्छे कंटेंट को पढ़ने की आवश्यकता है। मार्केट में तो बहुत सारा मिल जाएगा, तैयारी तो सभी लोग करते हैं, तो क्या सिलेक्शन सभी को पाता है? सभी का नहीं हो पाता है। जो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, अच्छे उसको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, अच्छा उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, अच्छा वो प्रैक्टिस कर पाता है, रिविजन कर पाता है, तो सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को भी सपना है, ड्रीम है, गोल है,
झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो ये नोट्स आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला। फिर से बोल रहे हैं सारा प्रश्न आप लोग A to Z यहीं से मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सिलेबस बेस्ड किसी भी एग्जामिनेशन करना तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ना होगा। बिना सिलेबस को पढ़े हुए सोचिए फॉर्म भर देंगे, आराम से जाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, ये सब से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो आप लोग सेक्रीफाइस करना ही होगा। कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग कैसे प्राप्त करना है नोट्स, ठीक है। तो देखिए आप लोग चलिए प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लें 8789125229 इस नंबर पे आप लोग क्या करना है 200 पेमेंट करना है। 200 कितना करना है 200 पेमेंट करना है इसी व्हाट्सएप इसी नंबर पे, चाहे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपका होगा उससे आप लोग पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग का 2 मिनट के मतलब स्क्रीनशॉट डाल के आप लोग बता दीजिएगा व्हाट्सएप में कि आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, पेपर 2 हिंदी या फिर पेपर 1, जिसको भी चाहिए। और एक पेपर का एक सब्जेक्ट का फी आप लोग का 200 है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका बता दीजिएगा, उसका जो एग्जाम और टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप लोग मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं, चाहे पेपर 3 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों आप लोग मिल जाएगा। और देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आप लोगों को सही स्टडी मटेरियल को पढ़ना होगा, अच्छे कंटेंट को पढ़ना होगा, जो एग्जामिनेशन में आने वाला है जेन्युइन चीज़ है ना। और सबसे बड़ा है प्रैक्टिस करके, वो भी कंटिन्यू कहा जाता है ना, और निरंतर कोई भी चीज़ को करते हैं तो वो आपका हो जाता है। समय किसमें जिसमें दीजिएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मौज मस्ती में दीजिएगा तो आने वाला दिन में आपको कष्ट होगा, अभी कष्ट होगा तो आने वाले दिन में मौज मस्ती होगा। तो डिसाइड आपको करना है अभी मौज मस्ती करना है कि बाद में करना है, ठीक है, यह आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका भी सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा झारखंड महिला सुपरवाइजर में जाना, तो आप लोगों के लिए देखिए जो भी आप लोग का टेस्ट सीरीज हो गया, आप लोग के लिए मॉक टेस्ट है, नोट्स, ये सब बनाया गया है, तो ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप लोग कैसे ये सब प्राप्त करना है, तो देखिए वही प्रोसेस है जो नोट्स लेने का प्रोसेस है। और बता देना चाह रहे हैं एक पेपर का प्राइस आप लोग 200 रहने वाला है, ठीक है। चाहे पेपर 1 लीजिए, पेपर 2 लीजिए, पेपर 3 लीजिए, जिसको भी लीजिएगा 200 लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 200 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे डाल देना। उसके बाद आप लोग को बता देना है कि आपको किस पेपर का चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के चाहिए। उसके बाद जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग का 2 मिनट के अंदर में आप लोग का टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, नहीं हैं, आपका तैयारी किस स्तर का हुआ है। क्योंकि अपने आप को जांचना ही सबसे बड़ा सफलता होता है, क्योंकि कोई भी इंसान में थोड़ा बहुत गलती रहता है, यहाँ तक कि भगवान में भी कुछ न कुछ खामियां रहता है। आप तो इंसान हैं, तो क्या आप में खामियां नहीं रहेगा। और अपने अंदर छुपे बुराइयों को, गलतियों को ही ढूंढना सबसे बड़ा सफलता होता है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सारा प्रोसेस पता चल गया, नोट्स कैसे प्राप्त करना है, टेस्ट सीरीज़ कैसे प्राप्त करना है, नहीं करना है, ठीक है। और एक बार आप लोग जान लीजिए, देखिए पेपर 1 का आप लोग टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पेपर 2 में कोटा हो गया, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, तीनों के लिए आप लोग अवेलेबल है। एंड बात करते हैं पेपर 3 में, जो कि सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी, तीनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोग चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिए इस तरह का आप लोग कन्फ्यूजन किया जाएगा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तंजौर, सीमदिया त्रिशूर, भीमदिया त्रिचूर और डीमदिया कालीकट। जिसका जो राइट आंसर आप लोग क्या रह जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कालीकट, ठीक है। कोझिकोड को कालीकट के नाम से जाना जाता था, इसलिए हम लोग अब डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यह दक्षिण भारत राज्य के केरल में स्थित एक शहर है जो कि कोझिकोड, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए 13 में।
बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। देखिए आप लोग बताए थे कि आप लोग भारत के पड़ोसी राज्य से पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। हाँ, तो देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो कि भूटान के साथ नहीं लगती है। ठीक है, देखिए मेघालय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। अरे अच्छा सॉरी, अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हैं, मेघालय होगा। ठीक है, मेघालय जो कि भूटान के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, मेघालय होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर 13 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो कि मेघालय के मानसिनराम में ही होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसिनराम मेघालय में। राइट, नेक्स्ट है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए किस कारण से दिन और रात होते हैं? पृथ्वी का घूर्णन के कारण, और सी में दिया होगा सूर्य का घूर्णन के कारण, या फिर बी में दिया पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, या फिर सूर्य का परिक्रमण के कारण। तो बताइए 14 का इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, इसीलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और देखिए एक घूर्णन पूरा करने में ये 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। कितना लेता है? 23 घंटा 56 मिनट और 12 सेकंड का समय लेता है। पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक या परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 50 नंबर प्रश्न में आप लोग दिया हुआ है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? देखिए आप लोग कृषि से एक प्रश्न रहेगा। आप लोग को कुछ दिन पहले ही बताए थे कि कौन कौन सा टॉपिक्स आने वाला, और वहीं से आप लोग का 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? बाजरा, सरसों, गेहूँ, जौ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बाजरा। बाजरा जो कि खरीफ फसल है ना। देखिए खरीफ फसलें मानसून शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसलें कब बोई जाती है? जब वो वर्षा शुरू हो जाता है, वही जून जुलाई में इसको बोया जाता है, लगाया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, और देखिए खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा आप लोग का धान हो गया, ज्वार हो गया, बजरा हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, तिल हो गई, ये सब आता है। और देखिए रबी फसलें कब लगाई जाती हैं? तो रबी फसल देखिए दोस्तों आप लोग का नवंबर दिसंबर में ये आप लोग को बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में इसका कटाई किया जाता है। कब किया जाता है रबी फसल का कटाई? मार्च अप्रैल में किया जाता है। और लगाया कब जाता है? तो ये आप लोग को कब लगाया जाता है? नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है। जिसमें से देखिए रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा गेहूं हो गया, आप लोग का ओट हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया, ये सब आएगा। और जायद फसल की बात करते हैं दोस्तों, जायद फसल में आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है, मई जून में इसको बोया जाता है। कब बोया जाता है? मई जून में इसको बोया जाता है। और इसका उदाहरण देखिए जायद फसल का हो जाएगा ककड़ी, खीरा हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, ये सब आप लोग को जायद फसल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखिए इस टॉपिक से 100% प्रश्न आता है कृषि से। ठीक है, कृषि एक टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसका हम क्लास करवा चुके हैं, उसको आप लोग जाके देखिए। ठीक है, सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बस सर्टिफिकेट पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? अंजीरा से, कालीबंगन से, दम्ब सदात से, मेहरगढ़ से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ से। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से हुए हैं, जो कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेहरगढ़ नवपाषाण कालिक पूजा पूरा स्थल है, जो कि पाकिस्तान के
बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? देखिए और एक बुक से लेखक से आप लोग का प्रश्न देखने को मिलेगा, जो भी ट्रेंडिंग में रहेगा और जो भी पिछले प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इम्पोर्टेंट बुक होगा वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे प्रश्न आता है। तो देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ आर.सी. दत्त, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो बताइए पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी यह कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि आंतरिक कारक भारत में गरीबी के कारण नहीं है, लेकिन गरीबी औपनिवेशिक शासन के कारण हुई है, जो भारत की संपदा और समृद्धि को कम कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? और देखिए पुरस्कार से आप लोग का 100% प्रश्न रहेगा, तो पुरस्कार से संबंधित आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे हाल ही में, ठीक है, और नोबेल पुरस्कार ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन पहले देख लीजिए, साहित्य, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर शांति के क्षेत्र में। तो बताइए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, बाद बाकी साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत देखिए नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1901 ईस्वी में। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत देखिए आप सभी को बताएं कि इसके द्वारा हुआ था, ये नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। और देखिए पुरस्कार जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है दोस्तों? और नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही आप लोग को बताएं, ध्यान से जो सुन रहे होंगे वो इसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, वियना में, या फिर आप लोग देखिए बी में दिया हुआ है जेनेवा में, या फिर इंडोनेशिया में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय आप लोग का वियना में स्थित है। ठीक है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ओपेक में देखिए इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन बनाया गया, जो कि एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से आप लोग का 100% प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी, फिर 24 जनवरी। तो बताइए कब मनाया जाता है? तो देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 12 मई के दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की हम लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप लोग लेके आए हैं, जो कि आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, देखिए आप लोग का 20 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप लोग 100+ भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, तो जो सिलेक्शन लेना है, जिनको लेना वो ध्यान से पढ़ेंगे। जिनको सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनना है वो तो सिर्फ उनको 20 क्वेश्चन ही लगेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा? आप लोग के लिए फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है,
जो भी यानी आप लोग क्वेश्चन होगा मन में वो आप लोग क्वेश्चन इसमें कमेंट कर दीजिएगा, ताकि और नेक्स्ट बार जब आप लोग के लिए क्लास लेके आएंगे उस समय उस जो भी आप लोग को कमियां बताइएगा उसमें, या जो भी अच्छाइयाँ बताएगा उसमें और बेटर से बेटर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि जो आप लोग का सपना है, ड्रीम है, गोल है, उसमें आप लोग के लिए कुछ हेल्प कर सके, है ना। तो आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक जोहार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो आएगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।